नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। लाई हूँ फिर से एक नई पुस्तक। ये कविता संग्रह है, इसका नाम है नील बड़ी। आप देख सकते हैं और इसके रचिता हैं नरेंद्र कुमार गौड़ जी। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। हार्डबाउंड में 2026 में प्रकाशित हुई है। सूर्य भारती प्रकाशन दिल्ली से आई है। मूल्य 595 रुपये, पृष्ठ 191। और थोड़ा सा मैं इसके मुख्य पृष्ठ के बारे में भी बताना चाहूंगी। इसका मुख्य पृष्ठ बनाया है, मैं आपको बता देती हूँ, नरेश कुमार आकाश जी हैं, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कलाश्री अकादमी सोनीपत। तो आप देख सकते हैं मुख्य पृष्ठ बहुत ही आकर्षक है ये। तो अब मैं आगे बात करती हूँ नरेंद्र जी के बारे में। गांव गद्दीखेड़ी रोहतक में जन्मे, गुरुग्राम निवासी हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर हैं। लगातार 3 वर्ष तक रामलीला में भगवान श्री राम की भूमिका निभाई है। 3 लघु कथा संग्रह आ चुके हैं और काफी पुस्तकें आ चुकी हैं, संयुक्त संकलन। अनेक देशों की यात्रा की है। शब्द शक्ति साहित्यिक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हैं। पुरस्कृत सम्मानित साहित्यकार हैं। और इसकी भूमिका लिखी है आशा खत्री लता रोहतक से। आशा जी ने कहा है कि सुखद पहलू यह है कि निराशावादी परिस्थितियों की बात करता हुआ कवि भी कहीं निराश नहीं है, बल्कि जज्बातों में ढाल कर हौसलों की बात करता हुआ पाठक को आशान्वित करता है कि कोई भी विसंगति लेखक की नजर से बच नहीं सकती। और इसके पश्चात मैं बात करती हूँ मेघना शर्मा गुरुग्राम जी के आलेख की। मेघना जी ने कहा है, ये कविताएं वास्तव में नील बड़ी के समान ही हैं, जो पाठक के हृदय पर अपनी छाप या अपना रंग अवश्य छोड़ती हैं। इन कविताओं में कवि कहीं एक पुत्र, कहीं पिता, कहीं मित्र के रूप में, तो कहीं देश व समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने वाले जागरूक नागरिक के रूप में अपनी सहज संवेदनाओं को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में गांव में तालाब के किनारे जंगलों में स्वतः ही उगने वाली उपेक्षित सी नील बड़ी को, उसके गुणों को वही व्यक्ति समझ सकता है जो गांव में बसी इस देश की आत्मा को जानता है और नील बड़ी जैसी छोटी छोटी सी उपेक्षित संवेदनाओं को पहचानता है। जी दोस्तों, बहुत सही लिखा इन्होंने। और अब मैं बात करती हूँ आत्मकथ्य की, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि नरेंद्र जी ने यह पुस्तक अपने पुत्र अभिषेक गौड़ को समर्पित की है। अब आत्मकथ्य की बात करती हूँ। नरेंद्र जी इसके बारे में कहते हैं कि 28 वर्षों में जो कुछ भी जोड़ तोड़ करके कविता के नाम पर इकट्ठा किया, वो नील बड़ी शीर्षक से पुस्तक बनाकर आपको सौंप रहा हूँ। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े लोग तो जानते होंगे, लेकिन शहरी और फ्लैट संस्कृति में रहने वालों को बता दूं कि नील बड़ी एक जंगली फल होता है। अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो इसमें 83 लंबी कविताएं हैं और कुछ लघु कविताएं भी शामिल हैं। मुक्त छंद में है। अभिधा शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग किया है। लक्षणा व्यंजना का भी प्रयोग किया है। पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं, संबंधों को केंद्रित करके लिखी गई हैं कविताएं। माँ विषयक अनेक कविताएं हैं। इससे पता चलता है कि नरेंद्र अपनी माँ के कितने नजदीक रहे हैं। भक्ति रस और वात्सल्य रस की प्रचुरता है, बहुलता है। अन्य रस भी हैं, जैसे श्रृंगार रस की भी कुछ कविताएं हैं। पौराणिक पात्रों के माध्यम से आज की परिस्थितियों पर खूब कलम चलाई है इन्होंने। आशा निराशा में डूबती उबरती कविताएं हैं, नैसर्गिक हैं, कम अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। नदी के प्रवाह की तरह लय में आगे बढ़ती हैं। कई कविताओं में नन्ही घटनाएं उकेरी गई हैं, जिसमें दृश्य प्रस्तुत हो जाता है। आपके समक्ष ऐसा लगता है कोई फिल्म चल रही है। रोचक कथानक को इन्होंने कविता रूप में गढ़ा है। कुछ एक मंचीय कविताएं भी हैं इसमें। बकरे भेड़िए पर लिखी कविताएं हैं, मजदूर पर लिखी हैं, गांव की सड़कों पर लिखी हैं। और पत्नी परिचय से पूर्व एक अमीर व्यक्ति अपनी 3 कारों का परिचय कराता है। ये भी उनको बड़ा अजीब लगा नरेंद्र को। बिल्कुल सही है कि हम भौतिकवाद में कितने जकड़े जा चुके हैं। कवि को और भौतिकवाद पर इन्होंने चोट की है। और मीरा और भोजराज की मुझे बहुत अच्छी कविताएं लगी। 2 कविताएं इसमें, कि जो भोजराज है वह प्रश्न करता है मीरा से कि आप मुझे छोड़कर चले गए, आपने मुझसे, मतलब आपने मेरे बारे में कुछ जरा नहीं सोचा। उसके बाद मीरा भी उनको उत्तर देती है। ये 2 कविताएं पढ़ने योग्य हैं, बहुत अच्छी हैं। इसके अतिरिक्त नील बड़ी में जो शीर्षक कविता है उसमें जीवन दर्शन है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। बहुत कुछ इसमें
लेखक के बारे में जानने को मिलेगा, क्योंकि व्यष्टि से होते हुए समष्टि तक की यात्रा तय करती हैं इनकी कविताएं। तो दोस्तों ये थी समीक्षा। आप अपनी टिप्पणी अवश्य कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं बात करती हूँ कुछ कविताओं की, मैं पाठ करती हूँ। प्रथम तो देखिए इन्होंने सरस्वती माँ को समर्पित की है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, ऐसा हमें वरदान दे माँ, तेरे सम्मान में हम लिखें ऐसे गीत, बोल जिसके बिखेरे मधुर संगीत, प्रेम के पथ के पथिक हम बने, शत्रु ना हो कोई सब बन जाए मीत, प्रेम का पाठ ही हम सभी को पढ़ाएं, दुश्मन को भी हम गले से लगाएं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, ऐसा हमें वरदान दे माँ। सच में लेखक यही चाहता है, सबके लिए भला चाहता है सबका। अब अगली देखिए, मेरी माँ। बहुत सुंदर कविता है ये। कि मेरी माँ अनपढ़ है, वह पढ़ नहीं सकती, किंतु जब भी मैं गांव जाता हूँ वह मुझसे लिपटकर अपने आंसुओं की कलम से लिखती है कुछ खुशी के गीत। मेरी माँ अनपढ़ है, वह पढ़ नहीं सकती, और जब मैं छुट्टियां बिताकर गांव से लौटता हूँ वह मुझे छोड़ने गांव के छोटे से अड्डे तक आती है, तब भी वह मुझसे लिपट कर लिखती है कुछ विरह वेदना के गीत। मेरी माँ अनपढ़ है, वह पढ़ नहीं सकती। कितनी बड़ी बात कही है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी तो माँ ही होती है, जो बिना कुछ कहे बच्चों की भावनाओं को समझ जाती है और ममता लुटाती है। और देखिएगा एक और कविता में पढ़ती हूँ, इन्होंने लिखी है झाड़ फूक। ये भी देखिए बहुत सुंदर है। कि झाड़ फूक में विश्वास करता है बहुत मेरा मन, और इसके असर को नमन करता है बहुत मेरा मन। इस दुनिया में झाड़ फूक सिर्फ एक ही इंसान जानता है, इसके द्वारा जब भी झाड़ फूक की जाती तुरंत आराम हो जाता है। जब भी कोई छोटा बच्चा खेलते हुए कहीं गिर जाता है, वह रोता हुआ माँ के पास आता है। माँ बच्चे की मिट्टी झाड़ देती है और उसकी चोट पर फूक मार देती है। बच्चा तुरंत रोना बंद कर देता है और हंसकर माँ की गोद में चढ़ जाता है। माँ बेटे की इस लीला को देखकर भगवान भी बच्चा बनने को तरसा करता है। शायद इसीलिए वह कभी कौशल्या का राम तो कभी यशोदा का कान्हा बनकर इस धरती पर आता है, इस धरती पर आता है। और देखा आपने कि माँ झाड़ फूक जानती है। बहुत सुंदर। एक और पढ़ती हूँ आपके लिए, स्वीकारोक्ति। ये देखिएगा बहुत प्यारी कविता। कि जब मैं छोटा था तब मुझे अच्छी लगती थी सुंदर सुशील और हंसमुख लड़कियां। जब बड़ा हुआ तब भी मुझे अच्छी लगती थी सुंदर सुशील और हंसमुख लड़कियां। अब करीब 50 का हो गया हूँ, मुझे अब भी अच्छी लगती हैं सुंदर सुशील और हंसमुख लड़कियां। उन लड़कियों को देखकर सोचता हूँ इनमें से कौन सी लड़की मेरे बेटे के लिए ठीक रहेगी। जी दोस्तों, कौन सी लड़की मेरे बेटे के लिए ठीक रहेगी। हाँ, मुझे आज भी अच्छी लगती हैं सुंदर सुशील और हंसमुख लड़की। तो देखा, मतलब एक बच्चे से बड़ा हुआ, शादी हुई, उसके बाद वो खुद पिता बना एक बेटे का, और अब वो बहू तलाश रहा है। उसको लड़कियां हमेशा अच्छी लगती हैं हर रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, प्रेयसी के रूप में, और अब बहू के रूप में। तो ये देखिए कि वो इंसान कितना सहज सरल है, कितना प्यारा इंसान है, जो एक स्त्री में सभी रूपों को देख लेता है। बहुत सुंदर। और एक और मुझे अच्छी लगी है, मंदिर और भिखारी। ये मैं नहीं पढ़ती आप लोगों के लिए, बहुत सारी कविताएं मुझे अच्छी लगी हैं, कुछ एक पढ़ूंगी। एक कविता त्रिशंकु है, उसकी 4 पंक्तियां पढ़ूंगी अंत में। कि मैं अपने सारे सपने गांव की सीमा पर बो आया और चुपचाप शहर लौट आया। मैं गांव का बन नहीं पाया और शहर ने मुझे आज तक नहीं अपनाया, और शहर ने मुझे आज तक नहीं अपनाया। तो देखा दोस्तों आपने कि गांव का व्यक्ति शहर जाता है, ना गांव का रह पाता है ना शहर का। इसी तरह जो बच्चे हमारे विदेश गए हैं, ना वो अपने देश के रह पाते हैं, ना ही विदेशों के बन पाते।
अब एक कुछ पंक्तियां मैं पढ़ूंगी। राजा भोज जो मैंने आपको बताया वो क्या कहता है मीरा को, बीच में से पढ़ती हूँ कि एक बार मीरा, सिर्फ एक बार मीरा, तुम भोज बनकर देखो और मैं बन जाता हूँ मीरा, फिर मुझे बताना किसने किसका दिल है चीरा, सोच कर देखो मीरा। किसी की पत्नी घर से चली जाए और रात को घर ना आए, पता चले कि वह किसी डेरे में साधु संतों के बीच सोई पड़ी है और घर ना आने की जिद पे अड़ी है, कभी सोचा उस पति पर क्या गुजरेगी? तुमने कोशिश तो की होती मीरा, हो सकता है मैं तुम्हारे साथ ही चल देता, तुम्हें समझना था कि हमारी जिंदगी साथ रहकर ही संवरेगी। तो दोस्तों उसके बाद देखिएगा मीरा क्या कहती है, जितनी कृष्णमय राधा हुई होगी मैं नहीं हो पाई, इसलिए उसके प्रति मेरे मन में है थोड़ी सी खाई। सुनो राणा जी, बड़े आनंद को प्राप्त करने के लिए छोटे सुख छोड़ने पड़ते हैं, इस भव सागर के कुछ रिश्ते भी तोड़ने पड़ते हैं। सुनो राणा जी, मुझे तुमसे ना कोई शिकवा है ना कोई गिला, मैंने स्वयं चाहा था ये सब जो मुझे जीवन में मिला है। सुनो राणा जी, सुनो राणा जी। बहुत, मैंने पहली बार ऐसी एक कविता पढ़ी है मीरा और राणा जी को लेकर। एक और देखिएगा नेताजी सड़क के बारे में कि हमने सुनी है ये बात कि नेता के आगमन पर बनती हैं सड़कें रातों रात, हमको भी कोई दिखा यह चमत्कार दे, कोई मेरे गांव की सड़क को सुधार दे, कोई मेरे गांव की सड़क को सुधार दे। तो भाई शहरों में भी यही हाल है, नेताजी आते हैं तभी सड़क बनती है शहर की। और एक परिचय मैंने बता दिया कि आपको एक व्यक्ति जो है कारों का परिचय पहले देता है, यही है, दिखावा है आजकल। धन दौलत हमारे पास कितनी है, ये नहीं कहता कि मेरे पास अच्छी जीवन साथी है, मेरे बच्चे मेरा कहना मानते हैं। ये दरअसल यही हमारी संपत्ति है, यही हमारी पूंजी होती है। और अब आखिरी पढ़ती हूँ, नील बड़ी सा जीवन। उस दिन मैं और बड़े भैया खेत में काम कर रहे थे, कुछ खाने का मन कर रहा था, भूख लगी थी, हम थक रहे थे। भैया बोले भूख मिटाते हैं, चलो नील बड़ी तोड़ कर खाते हैं। और थोड़ा सा अंत में पढ़ देती हूँ कि उन्होंने वो नील बड़ी तोड़ ली है। उसके पश्चात बड़े भैया गंभीर हो गए, बोले देखो छोटे, ये हमारा जीवन भी नील बड़ी के जैसा ही है। मुश्किलें, दर्द, परेशानी, अभाव, संकट, पीड़ा, अपमान ने जिसके जीवन को जितना दबाया है, उसके जीवन के कैनवस पर उतना ही रंग उतर आया है। मैंने एक नील बड़ी तोड़ी, अपने कुर्ते के कोने में रखकर पूरे जोर से दबाई, नील बड़ी ने अपना सारा रंग छोड़ दिया और मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।